हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग आज प्रश्नावली 7.3 को स्टार्ट करेंगे और इस प्रश्नावली का पहला सवाल हल करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम कुछ नियमों को देख लेते हैं। दो नियम हमने यहाँ पर लिख रखे हैं, एक है एस 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 और दूसरा है आर एच एस। ठीक है, जो ये प्रश्नावली है इन दो नियमों पर आधारित है। ठीक है, तो पहले इन नियमों को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद में इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हमारा नियम एस 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 यानी कि साइड साइड साइड, और हम इसे कह सकते हैं भुजा 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 सर्वांग समता नियम। ठीक है, तो देखिएगा नियम क्या होता है। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है, यदि कोई हमारे पास में एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है तो दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे एस 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 नियम से। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण में हम त्रिभुज ले लेते हैं, दो त्रिभुज ले लेते हैं। ये हमने ये त्रिभुज ले लिया, इसे नाम दे देते हैं ए बी सी, और एक और त्रिभुज ले लेते हैं, इसे नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम हम कब कह पाएंगे, यदि इसकी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के बराबर है। ठीक है, तो मान के चलते हैं हमारी ये वाली भुजा ए बी इस वाले त्रिभुज की भुजा पी क्यू के बराबर है, इसी प्रकार से ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। ठीक है, यानी कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा ए बी सी त्रिभुज है वो पी क्यू आर के सर्वांग सम है, और हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो ये नियम हमारा कब लगेगा, जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाएंगी तो हमारे दोनों त्रिभुज एस 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 सर्वांग समता से सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, इस नियम में बस इतना था। अब देख लेते हैं दूसरा नियम आर एच एस। ठीक है, देखिएगा ये नियम क्या है हमारा, ये नियम कहता है कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में, ठीक है, यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है कि हमसे क्या कहा गया है, यहाँ पर दो त्रिभुज तो होंगे लेकिन समकोण त्रिभुज होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है कि यदि हमारे पास में दो समकोण त्रिभुज हैं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है कि त्रिभुज समकोण होने चाहिए, तो दो समकोण त्रिभुजों में अगर एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, ठीक है, भुजा अब एक भुजा कोई भी हो सकती है, लंब भी हो सकती है, आधार भी हो सकती है, तो एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज हमारे आर एच एस से सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण लेते हैं हम, पहले तो दो त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, समकोण का मतलब है त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और मान के चलते हैं ये वाला कोण हमारा 90 अंश का है, इसे नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, इसी प्रकार से एक और त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज, और हम मान लेते हैं कि इसमें ये वाला कोण हमारा 90 अंश का है। ठीक है, कोई भी कोण 90 अंश का हो सकता है समकोण में एक कोण। ठीक है, तो हमने मान लिया इसमें ये 90 का है और इसे नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, अब आपको पता होगा जो हमारी ये वाली भुजा है इस भुजा को बोला जाता है कर्ण। ठीक है, इस भुजा को बोला जाता है कर्ण, यहाँ पर हम एक ही में समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे में भी वही
बोला जाता है। तो इसे कर्ण बोला जाता है, यानी कि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोला जाता है। और इसे हम बोलते हैं लंब, ठीक है, इसे बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं हम आधार। इसी प्रकार से इसमें कर्ण, इसे लंब, इसे आधार, ठीक है। तो हमारा नियम था कि दो समकोण त्रिभुजों में यदि कर्ण, एक त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर है और फिर हमारा लंब आधार के बराबर हो जाए, चाहे लंब लंब के बराबर हो जाए, ठीक है, कोई एक भुजा और बराबर होनी चाहिए। तो हमने पहला तो मान लिया कि हमारा कर्ण कर्ण के बराबर है और हमारा लंब लंब के बराबर है, ठीक है। तो हमारा नियम भी यही था कि यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों त्रिभुजों को लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज PQR, ठीक है। दूसरा उदाहरण लेकर समझते हैं, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण में भी दो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज हमने ए बना लिया, ABC, ठीक है। दूसरा हम बना लेते हैं PQR, ठीक है। ये 90 अंश के हमारे कोण हैं, 90 अंश के, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिएगा कर्ण तो हमारा दोनों में बराबर होना चाहिए यदि हमारे त्रिभुजों को RHS से सर्वांग होना है। अब इन दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा इस त्रिभुज की इन दोनों भुजाओं में से किसी एक भुजा के बराबर होनी चाहिए, फिर हमारे दोनों त्रिभुज RHS से सर्वांग हो जाएंगे। तो इस बार हम मान लेते हैं जो हमारी ये BC भुजा है यानी कि आधार है, इसके आधार के बराबर है, ठीक है। आधार हमारा लंब के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हमारे ये दोनों त्रिभुज RHS से सर्वांग हो जाएंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज PQR, जो कौन से नियम से सर्वांग हुए हैं, RHS, ठीक है। और इनमें हमने बराबर क्या दिखाया है, हमने कर्ण AC कर्ण PQ के PR के बराबर दिखाया है और इसमें आधार CB या फिर BC इसके आधार QR के बराबर दिखाया है। तो दोनों त्रिभुज हमारे RHS से सर्वांग हो गए, ठीक है। तो ये नियम थे हमारे जो कि हमारी प्रश्नावली 7.3 में लगेंगे। अब हम लोग इस प्रश्न को भी हल कर देखिएगा। प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 1 है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि AD और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए। हमें 4 पॉइंट सिद्ध करने के लिए बोले गए हैं, ठीक है। तो देखिएगा हमने इतना प्रश्न पढ़ा, अब इससे हमें क्या पता चला, हमें पता चला ABC और DBC जो कि यहाँ पर दिए गए हैं ABC और DBC ये दो त्रिभुज हैं हमारे पास में और ये दो त्रिभुज हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है समद्विबाहु त्रिभुज, ये दोनों कैसे त्रिभुज हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिएगा हमसे बोला गया है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारी BC भुजा रही, A और D इस भुजा के एक ही ओर स्थित हैं, ठीक है, ऊपर की ओर। तो ये हमें चित्र के बारे में जानकारी दी गई थी और आगे बोला गया था कि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि जब हमने A को D से मिला दिया और AD भुजा को आगे बढ़ाया तो ये BC भुजा को P पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। इस भाषा का वैसे तो कोई मतलब नहीं है, बस चित्र को समझाने के लिए दी गई है। बस हमें प्रश्न जो हमने पढ़ा उससे पता चला कि दो त्रिभुज हैं जो कि हमारे समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पहले दिया
और जो ये हमें 4 पॉइंट सिद्ध करने हैं इन्हें हम लिख लेते हैं। तो पहले तो हम हेडिंग डाल लेते हैं दिया, ठीक है, दिया, और दिया में जो कुछ हमें दे रखा है उसे हम लिख लेंगे ताकि जब सिद्ध करेंगे, ठीक है, इन पॉइंटों को तो उन्हें हम उपयोग में ला सकें। तो हमें क्या दिया गया है, हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी, और ये दोनों त्रिभुज कैसे दिए गए हैं, समद्विबाहु, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा समद्विबाहु। तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी समद्विबाहु त्रिभुज हैं। अब हम लोग जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज समद्विबाहु है तो उसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम ए बी बराबर ए सी लिख सकते हैं, चूंकि ये वाला त्रिभुज हमारा समद्विबाहु है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जिसमें ए बी बराबर ए सी तथा डी बी सी त्रिभुज भी हमारा समद्विबाहु है। तो इसमें हम लिख सकते हैं डी बी बराबर डी सी। तो यहाँ पर लिख देंगे डी बी बराबर डी सी, ठीक है, इतना लिख लिया हमने दिया में। अब देखिएगा, अब हम सिद्ध करना हेडिंग डालते हैं और जो हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया है उन्हें भी लिख लेते हैं। तो हेडिंग डाली हमने सिद्ध करना, और हमें 4 पॉइंट सिद्ध करने हैं। चारों पॉइंटों को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा ए बी डी जो त्रिभुज है, हमें ए सी डी त्रिभुज के सर्वांग दिखाना है। दूसरा पॉइंट है हमारा त्रिभुज ए बी पी सर्वांग त्रिभुज ए सी पी, और तीसरा पॉइंट है हमारा ए पी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है, दोनों को समद्विभाजित करता है। चलिए चौथा पॉइंट भी नोट कर लेते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पर, अब हम हेडिंग डाल लेते हैं उत्पत्ति, और यहाँ पर हम पहले पॉइंट को उतार लेते हैं। पहले पॉइंट को पहले सिद्ध करेंगे, फिर हम एक एक करके सभी को सिद्ध करेंगे। देखिएगा हमने पहला पॉइंट लिख लिया है। तो यहाँ पर हमें पहले पॉइंट में क्या सिद्ध करना है कि जो हमारा ए बी डी त्रिभुज है वो ए सी डी के से सर्वांग समय, ठीक है। तो ए बी डी पहले देख लेते हैं कहाँ है। ए बी डी ये रहा हमारा ये वाला त्रिभुज ए बी डी ये वाला, ठीक है। और दूसरा हमारा ए सी डी ये वाला त्रिभुज, यानी इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम दिखाना है। तो देखिएगा पहले हम इन त्रिभुजों के नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम चूंकि हमें सर्वांग सम दिखाना है, इसलिए हमें इनमें कुछ बराबर चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखिएगा हम क्या ढूंढ सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में। एक तो ये वाला त्रिभुज है हमारा, और एक इसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखिएगा हमें ए बी बराबर ए सी दे रखा है। ए बी इस कलर वाले त्रिभुज की भुजा है और ए सी हमारे बगैर कलर वाले त्रिभुज की भुजा है। यहाँ पर देखिएगा हमें दिया हुआ है, अभी जब चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज थे तो हमने निकाला था। तो हम लिख लेंगे ए बी बराबर ए सी, यहाँ पर लिख लेंगे ए बी बराबर ए सी। इन दोनों त्रिभुजों में हमें एक चीज मिल गई, और ये कहाँ से मिली, हमें मिली दिया से, ठीक है। तो हम लिख लेंगे दिया है। अब दूसरी चीज हम क्या निकाल सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है डी बी बराबर डी सी, ठीक है। डी बी बराबर हमें दिया गया है
डी सी, तो इसे भी लिख लेंगे डी बी बराबर डी सी। और इस यहाँ पर जी हमने कहाँ से लाए हैं, ये भी दिया गया है हमें, ठीक है। अब देखिएगा हमें एक और चीज बराबर देखनी है, उसके बाद में हमारे तीन जो दोनों त्रिभुज हैं वो सर्वांग हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा एक चीज हम बराबर क्या दिखाने वाले हैं, एक चीज जो हमारी एडी भुजा है वो दोनों त्रिभुजों को बना रही है, तो दोनों के लिए बराबर होगी। देखिएगा ए बी डी, ठीक है, जो ये त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज के लिए भी ये भुजा है और इस त्रिभुज के लिए भी ये भुजा है, यानी दोनों के लिए एडी भुजा काम कर रही है, तो दोनों के लिए फिर बराबर होगी, क्योंकि भुजा तो एक ही है। तो हम लिख लेंगे ए डी बराबर ए डी, ए डी बराबर ए डी, और चूंकि ये दोनों त्रिभुजों में मिल रही है तो हम लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब हमने जैसे ही तीन चीजों को बराबर दिखाया, इस त्रिभुज की तीन चीजों को इसके बराबर दिखाया, तो हम इन दोनों त्रिभुजों को कह देंगे अतः ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग हैं। अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांग त्रिभुज ए सी डी। और कौन से नियम से, अभी हमने नियम को पढ़ा है कि जब एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर हो जाती हैं तो दोनों त्रिभुज एस 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 से सर्वांग होते हैं। तो यहाँ पर हमारी तीनों भुजाएं हमने बराबर दिखाई हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एस 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, नियम से हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग दिखाया। तो ये हमारा पहला पार्ट तो कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट में, तो दूसरे पार्ट को भी हम नोट कर लेते हैं। तो दूसरा पार्ट है हमारा त्रिभुज ए बी पी सर्वांग त्रिभुज ए सी पी, ठीक है, इन दोनों को सर्वांग दिखाना है। तो देखिएगा अब हम इन दोनों त्रिभुजों को पहले तो नाम लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में इन त्रिभुजों को देख लेते हैं। ए बी पी और ए सी पी कहाँ पे है, ए बी पी हमारा ये वाला त्रिभुज है, ए सी पी हमारा ये वाला त्रिभुज है। इन दोनों को अब सर्वांग दिखाना है, तो देखिएगा इस त्रिभुज की तीन चीजों को इसके बराबर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिखाते हैं, तो देखिएगा क्या दिखा सकते हैं। हमें एक चीज पता है कि जो हमारी ए बी भुजा है वो ए सी के बराबर होगी, ठीक है, चूंकि हमें दे भी रखा है यहाँ पर देखिएगा ए बी बराबर ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए बी बराबर ए सी। हमें एक चीज तो इन त्रिभुजों में बराबर मिल गई, और ये हमें कहाँ से मिली, दिया है। दूसरा क्या हमें बराबर मिल सकता है, देखिएगा, तो दूसरा हमें जो ए पी भुजा है ये दोनों त्रिभुजों को बना रही है। देखिएगा इस त्रिभुज में भी ये पी भुजा आएगी और इस त्रिभुज में भी ये पी भुजा आएगी, तो ए पी के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए पी बराबर ए पी, और ये दोनों में मिल रही है तो हम लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। चलिए एक चीज और बराबर देखते हैं क्या मिल सकता है हमें। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध किया, तो हम लोग जानते हैं कि सर्वांग त्रिभुजों के संगत पार्ट होते हैं बराबर। तो हम इस वाले कोण को इस वाले कोण के बराबर दिखा सकते हैं, क्योंकि हम इन त्रिभुजों को पहले हम सर्वांग सिद्ध कर चुके हैं, इस कलर वाले को और बगैर कलर वाले को, ठीक है। तो हम इस वाले कोण को इस कोण के बराबर दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा हम यही चीज करेंगे, हम इसे नाम दे देते हैं कोण एक, और इसे नाम दे देते हैं कोण दो, ताकि हमें बड़ा बड़ा नाम ना देना पड़े यहाँ पर, ठीक है। तो हम अब क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कोण एक बराबर कोण दो। ये हमने कहाँ से लिखा, हम लिख देंगे, चूंकि अभी हमने सिद्ध किया था ए बी डी, जो हमारा त्रिभुज ए बी डी है वो हमारा सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी की, त्रिभुज ए सी डी की। चूंकि जो हमारा त्रिभुज ये वाला है ए बी डी, ये हमारा ए सी डी के सर्वांग सम है, तो इनके संगत पार्ट भी बराबर होंगे, ठीक है। चलिए तीन चीजें मिल गई, अब हम लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी पी,
और यहाँ पर ये दोनों किस नियम से सर्वांग समभुज हैं, तो देखिएगा हमने इस वाले त्रिभुज की ये दो भुजाएं और इन भुजाओं के बीच का ये कोण इस त्रिभुज की इन दो भुजाओं और इसके बीच के इस कोण के बराबर दिखाई हैं, यानी कि हमने अगल बगल की भुजाएं बराबर दिखाई हैं और भुजाओं के बीच के कोण बराबर दिखाए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ये किस नियम से सर्वांग समभुज आएंगे, एस ए एस नियम से। चूंकि हमारी अगल बगल भुजाएं होती हैं, बीच में कोण होता है एस ए एस में, तो हम लिख देंगे एस ए एस सर्वांग समता नियम से। इस प्रकार से हमारा दूसरा पार्ट भी सिद्ध हो जाता है। चूंकि सिद्ध के बाद में हम इति सिद्ध हम लिखते हैं, तो इति सिद्ध हम लिख देते हैं, इति सिद्ध हम यहाँ भी लिख देते हैं, इति सिद्ध हम। चलिए, दो पार्ट तो हमने सिद्ध कर लिए। अब हम बचे हुए दो पार्टों को और सिद्ध कर लेते हैं। तो अब हम तीसरे पार्ट को उतार लेते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा एपी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर लिखते हैं एपी कोण ए और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक है, जो ये एपी भुजा है ये पूरे कोण ए को दो कोणों में विभाजित करता है, दो बराबर कोणों में विभाजित करता है। और इसी प्रकार से जो हमारा ये डी है ये भी इस पूरे कोण को, जो ये हमारा एपी है, इस पूरे डी कोण को दो बराबर कोणों में विभक्त करता है। ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो एक चीज तो देखिएगा, कोण एक बराबर कोण दो अभी हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है दूसरे पार्ट में, तो यानी कि इसकी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे तो हम दिखा देंगे पुनः इसी जैसे अभी हमने दिखाया था, इसे तो दिखा देंगे। अब दिक्कत है हमें कोण डी में। तो अब हम कोण डी को, कोण जो डी है इसे दो बराबर पार्ट में कैसे दिखाएंगे। पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर लेंगे। सर्वांग सम के बाद में हम इनके ये संगत पार्टों को बराबर कर देंगे। अगर ये कोण हमारे बराबर आ गए तो बस हमारा सिद्ध हो जाएगा कि जो ये डी कोण है, डी कोण को जो एपी भुजा है दो बराबर कोणों में विभक्त करती है। ठीक है, यानी कि एपी इस कोण की पूरी डी कोण की समद्विभाजक है। ठीक है, तो अब हमारा काम है जो ये वाला त्रिभुज है डी बी पी, ये डी सी पी के हमारे सर्वांग सम है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिएगा अब हम सिद्ध करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी बी पी और त्रिभुज डी सी पी में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या हम बराबर देखते हैं। जो हमारी डी बी भुजा है वो हमारी डी सी के बराबर है, क्योंकि हमें यहाँ पर दे रखा है। देखिएगा यहाँ पर डी बी बराबर डी सी, तो यहाँ पर हम एक चीज लिख लेंगे डी बी बराबर डी सी, और यहाँ पर लिख देंगे दिया है एक चीज हमें मिल गई दोनों बराबर। दूसरी चीज हमें क्या बराबर मिल रही है देखते हैं। तो दूसरी चीज हमें यहाँ पर देखिएगा, अभी हमने क्या किया है, अभी हमने इन बड़े त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम दिखाया है। तो जब बड़े त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाया है तो उनकी ये बीपी और जेसीपी, ये दोनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। चूंकि ये बड़े त्रिभुजों की क्या है, भुजाएं हैं, और बड़े त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम दिखाया है तो उनके संगत पार्ट भी क्या होंगे, बराबर। तो हमें एक चीज यहाँ से मिल जाएगी, हम लिख लेंगे बीपी बराबर सी पी, और ये हमने कैसे लिखा है यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि हमने जो दूसरे पार्ट में ए बी पी, चूंकि जो हमारे त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के, ठीक है, ए सी पी, यानी ये बड़े बड़े त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम दिखा रखा है, इसलिए इनके संगत पार्टों को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, दो चीजें बराबर दिखा दी। तीसरी चीज जो हमारी ये डी पी भुजा है या पी डी भुजा है, ठीक है, तो ये हमारी डीपी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, डीपी के, क्योंकि ये दोनों में आ रही है, दोनों त्रिभुजों में आ रही है। इस वाले त्रिभुज में भी ये आ रही है और इस वाले त्रिभुज में भी ये आ रही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डीपी बराबर डीपी, और यहाँ पर लिख देंगे ओवेनेस्ट।
चलिए 3 चीजें बराबर हो गई तो हम लिख देंगे अतः त्रिभुज DBP सर्वांगसम त्रिभुज DCP। ठीक है, हमने सर्वांगसम लिखा किस नियम से, चूंकि हमने तीनों भुजाएं बराबर दिखाई हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे SSS सर्वांग समता नियम से। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दिया तो अब हम क्या कह सकते हैं, इसे कोण 3 का नाम दे देते हैं, इसे 4 दे देते हैं, तो कोण 3 बराबर कोण 4 कह सकते हैं। और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो D कोण है दो कोणों में तो विभक्त हो रहा है लेकिन बराबर कोणों में विभक्त हो रहा है। और यही तो हमें सिद्ध करना था कि जो AP है वो कोण D और कोण A का समद्विभाजक है, समद्विभाजक बराबर कोणों में ठीक है विभक्त करता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए क्योंकि हमारे त्रिभुज सर्वांगसम है इसलिए हमारा कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। कैसे हमने बराबर किया, CP CT से। ठीक है, CP CT से मतलब है सर्वांगसम जब त्रिभुज हो जाते हैं तो उसके संगत पार्ट भी बराबर होते हैं। और हम यहाँ पर लिख देंगे तथा कोण जो हमारा 1 है वो कोण 2 के बराबर है, अभी हमने दिखाया था। क्यों है बराबर, क्योंकि हमने इन त्रिभुजों को सर्वांगसम किया था। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ABD, ये हमने पहली पार्ट में सर्वांगसम किया था, ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। ठीक है, इसलिए हमने कोण 1 और कोण 2 को बराबर दिखा दिया। अब हमने कोण 3 और कोण 4 को बराबर दिखाया, कोण 1 और कोण 2 को बराबर दिखाया, तो हम कह सकते हैं अतः जो हमें सिद्ध करना था कोण A और कोण D जो है AP के समद्विभाजक है। तो यहाँ अब हम लिख देंगे अतः AP, यही चीज लिख देंगे जो हमें सिद्ध करनी थी। अतः AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट और इस प्रश्न का आखिरी पॉइंट जो हमें सिद्ध करना है उसे उतार लेते हैं। क्या हमारा AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। तो यहाँ पर नोट करते हैं AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। ये हमें चौथे पॉइंट में सिद्ध करना है। तो देखिएगा लंब समद्विभाजक का मतलब क्या है, क्या बोला गया, AP BC का लंब समद्विभाजक है, यानी जो AP है हमारा रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब तो हम जानते हैं कि जो हमारी ये AP है हमें सिद्ध करना है, जो हमारी AP है वो BC को दो बराबर पार्टों में बांट रही है। ठीक है, और लंब का मतलब है 90 अंश पे BC पर खड़ी है। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें एक चीज सिद्ध करना है CP बराबर BP, और दूसरी चीज हमें ये वाले कोण जो हमारी ये वाले कोण हैं ये 90 के हैं सभी सिद्ध करना है। तो देखिएगा चूंकि हम इन बड़े वाले त्रिभुजों को दूसरे पार्ट में सर्वांगसम दिखाए थे तो उनके ये संगत पार्ट हैं तो इन्हें हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम लिखते हैं चूंकि जो ये हमारे त्रिभुज थे ABP त्रिभुज ABP, ये त्रिभुज सर्वांगसम था ACP के, त्रिभुज ACP के। ठीक है, ये सर्वांगसम था इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं BP बराबर CP, इसलिए BP बराबर CP तथा इस कोण को नाम दे देते हैं 5 और इसे दे देते हैं 6। तो इनकी ये संगत पार्ट तो बड़े वाले त्रिभुजों के संगत पार्ट तो बराबर हो गए। ठीक है, यानी कि संगत पार्ट में भुजाएं हमने बराबर कर दी। अब संगत पार्ट में ये कोण भी तो आते हैं तो इन्हें भी हम बराबर कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे तथा कोण 5 बराबर कोण 6। ठीक है,
अब हमने जो हमें भुजाएं बराबर दिखानी थी, ये वाला पार्ट इसके बराबर, वो तो हमने दिखा दिया, लेकिन जो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमें 90 अंश का दिखाना था, वो नहीं अभी हमने दिखाया। तो देखिएगा दिखाते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब देखिएगा ये एक रेखा है, इस रेखा पे एक किरण खड़ी हुई है, ठीक है, इस रेखा पे एक किरण खड़ी हुई है। तो हम लोग जानते हैं रेखा पे जितने भी कोण बनते हैं उन सभी का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, कोण 5 और कोण 6, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अब कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश। और यहाँ पर हमने अभी देखा है कोण 5 बराबर कोण 6, यानी कोण 5 की जगह कितना लिख सकते हैं, कोण 6, और कोण 6 पहले से हमारा 180 अंश, यहाँ पर 2 बार है तो यहाँ पर हम जोड़ के लिख सकते हैं 2 कोण 6 बराबर 180 अंश, ठीक है। अब ये 2 जाएगा 180 के बटे में, यहाँ पर लिख देते हैं, तो हमारा कोण 6 बराबर निकल के आ जाएगा 180 बटे में 2, 180 बटे में 2 यानी कोण 6 बराबर 90। कोण 6 बराबर हमारा कितना आ गया, जो ये हमारा कोण 6 है ये आ गया हमारा 90 अंश का। जब कोण 6 बराबर 90 आ गया तो हमारा कोण 5 बराबर भी 90 आ जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर कोण 6 बराबर क्या है 5, या 5 बराबर 6, तो यहाँ पर 5 की जगह पे हम 90 रख दे देते, सॉरी 6 की जगह 90 रखते हैं, तो हमारा 5 बराबर भी 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अब देखो कोण 5 बराबर भी हमारा क्या आ जाएगा 90, सॉरी 60 नहीं 90, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो हम लिख देंगे अतः दोनों हमारे 90 की निकल आई, ये दोनों पार्ट भी हमने बराबर दिखा दिए, ठीक है, ये पार्ट भी बराबर दिखा दिए, दोनों 90 की भी निकल आए। तो हम लिख देंगे अतः जो AP है, AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। इस प्रकार से सवाल कंप्लीट हो जाता है, इसके चारों पॉइंट